झारखंड में जाति जनगणना पर अब सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना को कांग्रेस की जीत बताया। साथ ही जल्द से जल्द जाति जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इसे लेकर खड़गे ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। दूसरी ओर जेएमएम ने दो टूक कहा है कि सरना कोड के बिना झारखंड में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। जनगणना पर सियासी घमासान। कांग्रेस की मांग जल्द शुरू हो जाति जनगणना। जल्द से जल्द ये सेंसस की कार्रवाई जातिगत जनगणना का होना चाहिए। जेएमएम ने कहा सरना कोड के बिना नहीं होने देंगे जाति जनगणना। जातीय जनगणना तभी होगा जब इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू होगा। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया तो श्रेय लेने की होड़ मच गई। तमाम विपक्ष इसे अपनी जीत बताने लगे। रांची में संविधान बचाओ रैली में एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जाति जनगणना का फैसला राहुल गांधी की जीत है, कांग्रेस की जीत है। जो बात हम पहले बोलते थे, राहुल गांधी जी जो पहला बोलते थे, उसी बात को आज आपने दोहराया है और कहा है कि हमारे आगे आने वाले सेंसस में हम सबकी कास्ट उसमें जाति उसमें नमूद करेंगे। तो जीत आपकी हो गई। जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, जो आप लोग बैठे हैं, आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है जिसमें जल्द से जल्द जाति जनगणना शुरू करने की मांग की है। लेकिन झारखंड में सत्ता की साझेदार जेएमएम ने दो टूक कहा है कि जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी कोड लागू नहीं होता तब तक झारखंड में जातीय जनगणना करने नहीं देंगे। इसे लेकर जेएमएम ने 9 मई को बड़ा प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। विशाल प्रदर्शन होगा और हम अपनी बात रखेंगे और स्पष्ट तौर पर पार्टी का ये मानना है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जातीय जनगणना नहीं होगी। इधर सत्ता में शामिल तीसरी पार्टी आरजेडी ने जाति जनगणना का स्वागत किया है। तो चलिए देर ही सही, लेकिन उनका जो वक्तव्य आया है हम लोग स्वागत करते हैं कि ये पूरे भारत के अवाम की मांग था, वो अब लगता है पूरा होने वाला। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड के सत्ताधारी दलों में जाति जनगणना को लेकर एक मत नहीं है। कोई जल्द शुरू करने की मांग कर रहा है तो कोई जब तक सरना कोड नहीं तब तक जाति जनगणना नहीं की आवाज बुलंद कर रहा है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही ये भी पूछ रही है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सरना धर्म कोड लागू क्यों नहीं किया। और सरना धर्म कोड पर तो सबसे पहले हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि आखिर उनके सहयोगी जेएमएम जो आज प्रश्न कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गुनहगार तो कांग्रेस है। 2013 में उनके तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव जी ने सुदर्शन भगत के लिखित प्रश्न के जवाब में कहा था कि सरना कोड देना अव्यवहारिक है। तो जेएमएम उसके साथ क्यों है जिसके मंत्री ने कह दिया था कि अव्यवहारिक है? प्रिंट छुड़ाए उससे। जाति जनगणना पर पहले उन्हीं से पूछ लेना, साथ में सरकार चला रहे हैं, होड़ लगी हुई है और अभी जो है सो अब विरोध कर रहे हैं। पहले उन्हीं से पूछे ना, सरना कोड के बारे में भी उन्हीं से पूछ लें जिनके साथ सरकार चला रहे हैं। जब उनको अवसर आया था तो उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, दोनों का जवाब उन्हीं से मिल जाएगा उनको। बीजेपी ने न सिर्फ जाति जनगणना को लेकर सत्ताधारी दलों से सवाल पूछा है बल्कि कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर भी निशाना साधा। संविधान की धज्जी उड़ाने का काम आजाद भारत में किसी पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी है। पूरा देश दुनिया जानती है कि अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए किस प्रकार 1975 में संविधान का संशोधन कर सत्ता में बने रहने के लिए सारा देश को नजरबंद कर दिया, मौलिक अधिकार पर हनन करने का काम किया था, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली थी। किस मुंह से आज उस संविधान की बात कर रहे हैं?
केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति की गणना करने का फैसला लिया है, लेकिन मोदी कैबिनेट ने जब इस पर मुहर लगाई तब से श्रेय लेने की होड़ मची है। अब जाति जनगणना से पहले सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जेएमएम ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। जाति जन तो आज राजधानी रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली संपन्न हुई। बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रांची पहुंचे थे। जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर यानी जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का धन्यवाद तो दिया, लेकिन इसके लिए पूरा जिम्मेवार यानी पूरा श्रेय उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। दूसरी तरफ यह भी मांग की गई है कि जल्द से जल्द देश भर में जाति जनगणना संपन्न हो, जिसे लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इस वक्त कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, और कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कम से कम झारखंड में तो बिना सरना धर्म कोड के लागू किए हम जाति जनगणना नहीं होने देंगे, और इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, जाति जनगणना की जल्दी भी है, क्रेडिट की होड़ भी है, सरना धर्म कोड की भी मांग है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। शांतनु मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ परवाज खान जी आजसू पार्टी से जुड़े हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। देखिए, जब कैबिनेट की मुहर लगी कि देश भर में जाति आधारित जनगणना होगी, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार यह कह रही है कि यह कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। ठीक है, अब जाति जनगणना होगी, यह सब मान रहे हैं। टाइमलाइन को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया कि जब घोषणा कर दी गई कि देश भर में जाति की जनगणना होगी तो तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आपके सहयोगी दल, कह रहे हैं कि तारीख तो बाद में, पहले सरना धर्म कोड लागू कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये श्रेय लेने का कोई होड़ नहीं है। हम आज़ादी के समय से आर्टिकल 340 कानून में ला करके हमने ओबीसी के मामले को संवैधानिक रूप देने का काम किया। आज़ादी के बाद पहली दफ़े 2011 में हमने जाति जनगणना कराई। जाति जनगणना नहीं थी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था, पूरा नाम उससे पहली बार इस तरह की जनगणना हुई जिसमें सामाजिक रूप से सभी लोगों की जनगणना की गई। 1993 में हमने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। हमारा सोच रहा, हम संसद में लगातार हमारे 27% आरक्षण, पहले तो ओबीसी की कितनी जनसंख्या देश में, वही आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया। 27% आरक्षण जो हमने दिया नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1993 में पहली दफे दिया, जो आज पूरे देश में लागू है। देश में लागू है, पूरे देश में जो 27% आरक्षण। बात कर रहे हैं शांतनु जी, पूरे देश भर में क्या ओबीसी आरक्षण लागू है? आप कह रहे हैं 27% जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है, ये नरसिम्हा राव की सरकार की देन है। ठीक है, अभी राहुल गांधी लगातार संसद में बोल रहे थे और सत्ताधारी लोग उसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे, नारा दे रहे थे, प्रधानमंत्री बटोगे तो कटोगे। और जब यह आंदोलन बढ़ा, जब जनता की आवाज़ बढ़ी और कांग्रेस ने इस आंदोलन का दबाव बनाया, तो आज आनंद फानन में उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हमारा दो मांग है, एक मांग नहीं कि एक टाइम लाइन तो आपको बताना होगा कि ये कब तक करेंगे और इसका मॉडल क्या होगा, आप किस तरीके से करेंगे। हमारी मांग है कि आप तेलंगाना के मॉडल को देखें, उसको आप अध्ययन करें। उसमें पूरा जिस तरीके से माइनॉरिटी किया गया है, हर तबके के आर्थिक स्थिति को देखा गया, सामाजिक स्थिति को देखा गया, और उसके बाद एक डेटा आपके पास आएगा तो निश्चित रूप से आप उस हिसाब से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये दो मांग हमारे नेता का है और हम ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने इसको लाया है, बहुत बहुत उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन यह मांग हमारा था, मांगे हैं, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, मांगे पूरी हुई हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं प्रतुल जी, सीधे तौर पर टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाया गया, तारीख कब? जाति जनगणना तो होगी लेकिन डेट तो अनाउंस कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे, तो हमें लगा था कि खड़ग निकलेगा, उनका तलवार म्यान से निकलेगी तो देश के विरोधी पाकिस्तान की तरफ जाएगी। लेकिन इन्होंने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी पर प्रश्न उठा दिया और प्रधानमंत्री जी की मंशा पर शंका जाहिर कर दिया। खैर, इसे हम दूसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे। लेकिन खड़गे साहब से बहुत उम्मीद थी कि आज खड़ग निकलेगा तो जोरदार पाकिस्तान के खिलाफ निकलेगा, लेकिन देश ही के खिलाफ निकल गया। चलिए, जातीय जनगणना की हम बात करते हैं। अब थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझ लें।
कांग्रेस कैसे किस तरीके से ओबीसी विरोधी रही है वो आपको क्रोनोलॉजी से समझना होगा। 1872 से 1931 के बीच में लगातार अंग्रेज़ों के समय में जातीय जनगणना होती थी। जनगणना में जाति का कॉलम था। 1951 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी, जो बिना चुनाव के उस समय बने थे, पहला चुनाव तो आपको पता है उसके बाद हुआ था, 1951 में नेहरू जी ने सेंसस से कास्ट शब्द को हटा दिया। उसके पीछे का तर्क ये था कि धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ है तो अभी और दंगा फैल सकता है, इसलिए इसको अभी नहीं करते। ये कौन सा लॉजिक था, मुझे खत्म करने दे आयुष, ओपनिंग स्टेटमेंट है। तो 1961 में नेहरू जी ने सभी को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखा और कहा कि किसी भी सूरत में अगर आप आरक्षण देते हैं तो ये मेरिट के साथ अन्याय होगा, आर्काइव से आप इसे निकाल सकते हैं इस पत्र को। और आप लौटते हैं 1951 के बाद लगातार कांग्रेस ने कभी भी कास्ट सेंसस नहीं कराया, जनगणना में कास्ट शब्द नहीं जोड़ा। अभी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसको वर्ड दिया गया था, लेकिन उसके डेटा को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसके डेटा के बारे में ये सरकार का मानना था कि बहुत क्लियर नहीं है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी के रिपोर्ट को दबा दिया गया, फिर वो आई वॉश होकर खत्म हो गया। तो इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। अब आते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग, उस समय जनसंघ के सहयोग से जो सरकार चल रही थी, तो 1978-79 के कालखंड में मंडल कमीशन का गठन हुआ था कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए इस पर गौर किया जाए। उसमें हमारी सरकार भी सहयोगी थी, हमारी पार्टी भी सहयोगी थी उस सरकार में। 1980 में बीपी मंडल साहब ने इंदिरा गांधी जी की सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी। 1980 से 1984 के बीच के अंत तक स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी। उसके बाद 1990 तक राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी के पिता, प्रधानमंत्री थे। 10 सालों तक कांग्रेस की ब्रूट मेजॉरिटी की सरकारों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया, और ये इंप्लीमेंट हुआ अगस्त 1990 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसे इंप्लीमेंट किया। और इंप्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ कि उस समय तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता थे राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने सदन में, लोकसभा में पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया। कहा यह देश को बांटने वाला है, गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद ये जो पूरा मामला था ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इसको अपहोल्ड किया। उसके बाद लॉ ऑफ द लैंड बन गया। लेकिन आयुष, कांग्रेस ने तो मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध किया जी। राजीव गांधी जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, जब वो प्रतिपक्ष के नेता थे, उससे पहले 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने दबा कर रखा। कास्ट वर्ड को नेहरू जी ने सेंसस से हटाया, और आज ये घड़ियाली आंसू है साहब। अब इनको बताना चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी से उम्मीद करेंगे, फिरोज गांधी जी के वंशज हैं, सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं, इनकी जाति क्या है, ये सेंसस में क्या बताएंगे? सेंसस में ये क्या बताएंगे, बताना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्या बताएंगे जातीय जनगणना में कि उनकी क्या जाति है। आएंगे शांतनु जी आपके पास। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। देखिए, लगातार इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना जल्द से जल्द हो और तारीख के ऐलान। आएंगे आप, इस सवाल पर जवाब आपसे ही लिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर मनोज से कोई और प्रश्न है, उस पर हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर मनोज, देखिए सीधे तौर पर करना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले सरना धर्म कोड। आप बताएं, पहले जातीय जनगणना चाहिए पहले सरना धर्म कोड? नहीं, जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। जातीय जनगणना की लड़ाई पहले क्या, पहले आप क्या चाहते हैं, सरना धर्म कोड लागू हो जाए कि पहले जातीय जनगणना हो? नहीं, जातीय जनगणना हो, सरना धर्म कोड भी लागू हो, एक साथ भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि पहले ये हो पहले ये हो, दोनों किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार चाहेगी तो दोनों करा सकती है एक साथ, अलग अलग भी करवा सकती है, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन जातीय जनगणना की लड़ाई हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आज से नहीं, लंबी लड़ाई लड़ा। आपको याद होगा कि 96-97 में संसद में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना कराने के लिए आवाज उठाई थी और सांसद को ठप कराया था। उस समय स्वर्गीय शरद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगातार उनका समर्थन किया, संसद को ठप कराया। उस समय से लड़ाई जारी है जातीय जनगणना का। तो आपकी सरकार आई केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ, और जब बिहार में 17 महीने की सरकार रही जदयू के साथ, तो आपने देखा कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विशाल कायम किया, वहां एक उदाहरण पेश किया पूरे देश के लिए। तो यह लड़ाई कोई आज का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार जातीय जनगणना की आवाज उठाते रही है, और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और इसको लागू किया। लागू कहाँ किया, अभी तो करने की बात है।
डेडलाइन अभी कैबिनेट की मुहर लगी है। अभी तो जी। कैबिनेट की घोषणा हुआ, डेडलाइन कब है इनका? एक साथ घोषणा करना चाहिए कि अप्रैल से मार्च से 24 में 25 में कब आप करेंगे, करना चाहिए। बजट क्या है इनका, वो भी इसमें नहीं है, समाहित नहीं है, तो इस पर सवाल फिर तो उठता है। सवाल यही खड़ा होता है कि मतलब देखिए सेंसस तो होना बहुत जरूरी है देश में, बिल्कुल। लेकिन सेंसस के बारे में जब जब सवाल उठाया गया आप लोगों ने तारीख नहीं पूछा। जैसे ही कहा गया कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी होगा, अब आप लोग तारीख पूछने लग गए। अरे तारीख क्या, केवल कैबिनेट से कर देने से पारित हो गया, सफल हो गया क्या? कैबिनेट से आप पारित किए तो डेट तो आपको देना पड़ेगा ना, कि किस डेट से बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत होगा, तारीख बताना होगा, तारीख तो बताना पड़ेगा। बजट क्या है, बजट कब आएगा, इसमें भी बात करनी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, अगर आप देखें शुरुआती दौर से, तो आरक्षण विरोधी रही है, आरक्षण विरोधी रही है, लगातार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं आयुष जी, झारखंड में क्या हुआ, 27% पिछड़ों का आरक्षण मिल रहा था, इन लोगों ने घटा के कितना कर दिया। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। कौन कम किया? भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार थी, आरक्षण क्यों कम किया गया? और दूसरी तरफ आप आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है आरक्षण विरोधी, तो लगातार चलिए आरक्षण विरोधी आप कह रहे हैं तो इस पर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब आज आए थे तो संविधान को लेकर भी बातचीत होनी थी, बात हुई भी। दूसरी तरफ बात हुई जाति आधारित गणना को लेकर, तीसरी तरफ बात हुई है इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा जारी रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना को लेकर टाइम पूछा है कि कब से होगा ये बता दे केंद्र सरकार। हम रुख करते हैं आजसू पार्टी का। केंद्र की एनडीए सरकार को लेकर लगातार यह सवाल खड़ा किया जा रहा है प्रभात जी कि राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, उनके तमाम ये नेता कहते हैं कि मौजूदा एनडीए सरकार जो है आरक्षण विरोधी है। अब आप इनको जवाब दें कि कैसे केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी नहीं है और जातीय जनगणना कराने का मुख्य मकसद क्या है? धन्यवाद आयुष। देखिए, आजसू पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का जो संघर्ष था एक दशक से कि जातीय जनगणना का, आज जातीय जनगणना जब एनडीए सरकार ने जैसे घोषणा किया तो इनकी हवा तो निकल गई। आप ये बोलते हैं कि ये आरक्षण विरोधी है एनडीए सरकार के लिए, लेकिन आप ये देखिए ना आयुष कि राज्य में आप पंचायत चुनाव जब कराते हैं तो एक बड़ी आबादी ओबीसी आबादी को आप नेतृत्व विहीन कर देते हैं, बिना ट्रिपल टेस्ट का आप पंचायत चुनाव करा देते हैं। आज जो नगर निकाय का 48 नगर निकाय चुनाव जो है आज अधर पे लटका हुआ है। माननीय कोर्ट का कितना बार हंटर पड़ा, हमारे पार्टी के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी सर्वोच्च कोर्ट तक गए हैं कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए ताकि इसमें एक ओबीसी जो आबादी है, जो बड़ी आबादी है झारखंड में, उनको नेतृत्व मिले। तो ये सब देखिए अनर्गल बात ये लोग करेंगे ही, क्योंकि ये इनका जो एक तरह से जो चल रहा था ना कि हमको ये करना है, वो चीज़ को एनडीए सरकार ने प्रूव कर दिया कि हम जातीय जनगणना करेंगे और इसके इनको स्वागत करना चाहिए। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज इनके यहाँ देखिए झारखंड में राज्य का जो राजधानी है उसका सबसे छोटा मैदान और सबसे पुरानी पार्टी वहाँ एक रैली करती है, नाम देती है संविधान बचाओ। जी, संविधान बचाओ नहीं है। मैं आयुष आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज ही का दिन था, पिछले साल आप देखिएगा शायद आज ही का दिन था कि इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मंत्री थे उनके पीए के नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपया निकलता है। हमको लगता है ये भ्रष्टाचारी को बचाओ रैली था, क्योंकि आप देखिए जो स्थिति है राज्य में स्वास्थ्य का, लगातार इनके स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन आज देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज जिस तरह से हो रहा है चर्चा। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली थी, ना कि संविधान का। संविधान को कौन छेड़छाड़ कर सकता है? संविधान देश का मूल पार्ट है, उसको आप छेड़छाड़ कर सकते हैं? आप बोले जाता है परसेप्शन बनाना, अफवाह फैलाना, ये सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह फैला रहे हैं और ये इनका कथनी या करनी में साफ कुछ दिखता है। इसलिए जनता इनको बार बार चेता रही है, लेकिन इनको बात नहीं समझ आ रही है, इसलिए इस तरह का अनर्गल बात कर रहे हैं। तो करने दीजिए, जनता सचेत है, जनता सब अच्छी तरह से जानती है। शांतनु जी से जवाब लेते हैं। शांतनु जी, देखिए जातीय जनगणना संविधान का सम्मान है, सामाजिक न्याय कैसे भारत देश में आए उसको लेकर मुख्य मकसद जो है जातीय जनगणना का वही है। अब एक तरफ आप जातीय जनगणना की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान बचाओ रैली। अब जातीय जनगणना तो संविधान का सम्मान हुआ या नहीं, इसका जवाब आप दे दीजिए। जातीय जनगणना बिल्कुल संविधान का सम्मान है। सबसे पहले मैं अपने
भाजपा से आए साथी को करेक्ट कर देना चाहता हूं। आज जो देश में मंडल कमीशन का गठन हुआ वो आर्टिकल 340 के तहत गठन हुआ। अगर 340 नहीं होता तो शायद वो गठन नहीं होता। दूसरी बात, मंडल कमीशन के रिपोर्ट में जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई है उसको जान ले। निश्चित रूप से मुरारजी देसाई के टाइम में यह गठन हुआ 1978 में, लेकिन उसका कार्यकाल खत्म हो गया और शिवशंकर उस समय मंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री, और उन्होंने 2 टाइम एक्सटेंशन लिया इंदिरा जी के टाइम में। और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुल के लिखा है कि इंदिरा जी ने 2 टाइम एक्सटेंशन दिया और वो चाहती थी कि यह रिपोर्ट आए। उसका फलाफल क्या निकला ये बता। फलाफल ये निकला कि हमने उसको टाइम एक्सटेंशन दिया। ये मेरा कमिटमेंट था कि हम चाहते तो उसको नहीं कर सकते थे, दूसरी सरकार की बात थी। हमने उसको टाइम एक्सटेंशन दिया और हमारे टाइम एक्सटेंशन में वो रिपोर्ट आया। उतना ही नहीं, 2006 में हमने 15(5) लागू किया। अर्जुन सिंह जी ने शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण दिया, ये हमने करके दिया। 15(5) भी हम करके दिए, ये हमारा कमिटमेंट था। हमारे नेता लगातार इस बात को कहते रहे और संसद में हमेशा ये राहुल गांधी से पूछते हैं कि वो क्या कास्ट लिखेंगे। राहुल गांधी अपने कास्ट के लिए सेंसस नहीं कराना चाहते। जो गांव में लोग रह रहे हैं, लेकिन ओबीसी के लोग हैं, जब देश भर में जाति जनगणना होगी तो उनसे भी पूछा जाएगा ना भाई कि वो किस जाति के हैं। बिल्कुल उनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन इसका लाभ उनको नहीं लेना है। जिसका लाभ लेना है उसकी बात कीजिए। जिन लोगों का हक नहीं मिल रहा है उनकी बात। राहुल गांधी नहीं बताएंगे कि 50% की आरक्षण की जो सीमा है उसको हम हटाएंगे। हम अभी आप कैसे हटाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है भाई। अभी हमने हटा दिया। अभी आप जाके देखिए तेलंगाना मॉडल में हमने हटा दिया, हम उसको तोड़ेंगे। क्या हट गया? अब आप ईमानदारी से बताइए क्या हट गया? हमने वहां पर हटा दिया। हम वहां पर आपने बस एक मॉडल जारी किया है। 42% आरक्षण हम वहां पर ओबीसी को देने जा रहे हैं और ये बात हम कह रहे हैं। और हमारे नेता ने सदन में भी कहा था और इसी सरकार को कहा था जब ये लोग विरोध कर रहे थे, धर्म के आधार पर भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। जब ये सरकार कह रही थी सदन के अंदर में कि हम इसको नहीं होने देंगे, तो डंके की चोट पे हमारे नेता ने कहा था कि इसी सदन से पास करवाएंगे, इसी सदन को करना होगा। और आज इस सरकार को झुकना पड़ा और आज उनको कहना पड़ा, ये घोषणा उनको करनी पड़ी कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और हम फिर एक बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना का टाइमलाइन भी लेंगे और इसमें 50% का जो कैप लगा उस कैप को भी हम हटाएंगे। चलिए उस कैप को हटाइएगा निश्चित तौर पर। आप लोग कह रहे हैं, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। आ रहे आपके सवाल का जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी जवाब दें। देखिए कांग्रेस के विद्वान जो यहाँ प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने एक्सटेंशन दिया। भाई हमारा मूल प्रश्न है, मैंने किसी को टोका नहीं, तो मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ मेरी बात पूरी सुनी जाए। भाई 1951 के सेंसस से चाचा नेहरू ने क्यों हटा दिया कास्ट वर्ड को? भाई उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी को 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंप दी गई तो 10 वर्षों तक इसको क्यों दबा कर रखा गया कांग्रेस के द्वारा? क्यों दबाया कांग्रेस ने? 10 वर्षों तक पिछड़ों को 27% आरक्षण से क्यों दूर रखा? और राहुल गांधी जी कहते हैं कि केंद्र में कोई भी अभी सचिव नहीं है ओबीसी का। भाई इसके लिए तो आप जिम्मेवार हो, क्योंकि जो 91, 92, 93 या 94 बैच के अधिकारी होंगे वो अब सेक्रेटरी बन रहे हैं। मंडल कमीशन की अनुशंसा के आलोक में 27% का आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है, अब वो सेक्रेटरी बनने के काबिल हुए। दूसरी बात, आदिवासियों का भी कॉलम था वो जनगणना में था, 1951 से हटा दिया गया। 2011 में इसको प्रोटेस्ट करके बड़े पैमाने पर लोगों ने 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आदिवासी लिखा। अदर्स कॉलम में आदिवासियों को लिखा जाता था। सरना धर्मकोट में जो प्रश्न उठा रहे हैं ना जेएमएम, उनको पूछना चाहिए कि जिनकी गोद में बैठकर वो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, आखिर उसी कांग्रेस के जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव साहब, उन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत के लिखित पत्र के जवाब में कहा था कि सरना कोड देना अव्यवहारिक है, इससे और बटाव होगा, ये किसी भी सूरत में सरकार नहीं देगी। ये लिखित उत्तर है, मैंने आपको 10 बार यह पत्र दिखाया। लेकिन यह तो कांग्रेस को बताना होगा कि तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी ने इसे क्यों बताया था कि देश को बांटने वाला है, क्यों मंडल कमीशन पिछड़ों को हक देने से गृहयुद्ध की स्थिति हो जाएगी, क्यों कांग्रेस ने विरोध करके 10 वर्षों तक इस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होने दी। और 50% का जो कैप कह रहे हैं ना, पूरे देश में सिर्फ एक राज्य है तमिलनाडु। इंदिरा सोनी के केस में विद्वान जजेस ने कमेंट किया था कि तमिलनाडु को हम एक्सेप्शन मांग रहे हैं, बाकी 50% आरक्षण का कैप हटाना चाहते हैं। अरे इनकी कथनी और करनी में कांग्रेस के राहुल गांधी जी का आसमान जमीन का अंतर है। भाई जातिगत जनगणना की मांग करते हैं और खुद इनकी पार्टी ने 10 वर्षों तक दबा कर रखा, जातिगत जनगणना नहीं होने दिया। संविधान को दिखाते हैं, संविधान बचाओ रैली करते हैं और संविधान पर सबसे बड़ा कुठाराघात
इमरजेंसी लगाकर इनकी पार्टी ने किया था, जब देश के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 लाख लोगों से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें स्कॉलर्स थे, जजेस थे, जिसमें पॉलिटिशियंस थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और मीसा के अंदर प्रावधान नहीं था, और इसमें बेल का भी प्रोविजन नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जिसका फिगर को बार बार कांग्रेस कोट करते हैं, 1,40,000 से 1,70,000 गिरफ्तारी बताई थी। तो और 42वां संशोधन जो था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी की सरकार का पार्लियामेंट में टेन्योर खत्म हो गया था, 71 में चुनाव हुआ था, 76 में खत्म हो गया था, लेकिन चूंकि इमरजेंसी लगा था, कोई पार्लियामेंट नहीं होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने 42वें संशोधन को इंट्रोड्यूस किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यों की शक्तियां को कम करके उसको सीधे तौर पर पीएमओ में निर्धारित किया, और बाद में 1980 में इसी जो 42वें संशोधन के जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट थे उनको मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। तो संविधान पर तो सीधा कुठाराघात कांग्रेस ने किया है, 42वें संशोधन से संविधान बदलने का और दूसरा इमरजेंसी लगाकर। और जातीय जनगणना की बात करते हैं, मेरा सिर्फ 2 प्रश्न है। 10 वर्षों तक कांग्रेस की ब्रूट मेजॉरिटी, एक बार तो 400 से ज्यादा सीटें थी कांग्रेस के पास, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, क्यों दबा कर रखा 10 वर्षों तक? और तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी जी ने लोकसभा में क्यों कहा था कि अगर आप मंडल कमीशन पिछड़ों को हक देंगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा? ये इनकी कथनी और करनी का अंतर। चलिए, तो निश्चित तौर पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। जो सवाल उठाए गए हैं मौजूदा कालखंड को लेकर, उस पर इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर कुछ तथ्यों को सामने रखा गया है। इन तमाम तथ्यों पर भी चर्चा होगी। तो कई विषयों पर चर्चा हो रही है। चूंकि जाति आधारित गणना को लेकर बातचीत है, तो सरना धर्म कोड को लेकर भी बात हो रही है, और लगता है कि डिलिस्टिंग को लेकर भी एक बार बात हो जानी चाहिए। हम रुक कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं। डॉक्टर मनोज, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार सरना धर्म कोड को लेकर बात उठा रही है। अब सवाल यह है कि सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा, चलिए ठीक है, आदिवासियों के हित में होगा यह फैसला, लेकिन उनका क्या? उसको आप किस धर्म के आधार पर उनकी जनगणना करेंगे जो आदिवासी हैं लेकिन क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए? क्या सरना धर्म कोड लागू होने से पहले डिलिस्टिंग जरूरी है, ये आप मानते हैं? देखिए, अब जेएमएम का क्या डिमांड है? लोकतंत्र में डिमांड तो सब कोई कर सकता है। चलिए, आप भी मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं सरना धर्म कोड की। चलिए, आप ही जवाब दे दीजिए अपने ओर से। नहीं, सरना धर्म कोड तो जब डिमांड है, और कई बार इन लोगों ने यहाँ से भेजा भी, जो केंद्र आपको लगता है ये जायज है? बिल्कुल जायज है, क्यों जायज नहीं रहा? इसी पर सवाल है। तो अब अगर सरना धर्म कोड जायज है, लागू होता है, तो क्या जो आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं दूसरे धर्मों में, उन्हें किस धर्म के आधार पर उनकी काउंटिंग होगी? उन्हें कैसे गिना जाएगा? धर्म पर आधारित कहाँ है? कैसे नहीं? जातीय जनगणना धर्म पर आधारित क्यों नहीं? तो धर्म से धर्म अलग चीज है और जाति दूसरा चीज है। आप जातीय जनगणना की कैसी बात कर रहे हैं मनोज जी? धर्म की क्या बात कर रहे हैं मनोज जी? मुझे लग रहा है आयुष जी पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप उन लोगों को भी इंक्लूड करेंगे सरना धर्म कोड में जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया? मैं तो वही सवाल में तो स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आदिवासी हैं। ये प्रश्न के शांतनु जी, मनोज जी से सवाल है। मनोज जी, देखिए, धर्म परिवर्तन करना ये संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई स्वेच्छा से किसी धर्म को कबूल करता है या धर्म परिवर्तित करता है, तो आपको भी राइट नहीं है, मेरा भी राइट नहीं है कि उसमें कुछ कर सकता है या कोई किसी को माने नुकसानदेह है। तो संवैधानिक अधिकार है। आप जिस जाति में जाएगा उसी जाति में होगा, वो स्वाभाविक है, कोई बनावटी बात तो है नहीं। कोई अगर दूसरे धर्म में चला गया, दूसरे जाति में चला गया, तो काउंट तो वही होगा। इसे बोलने में कहाँ गुरेज है? काउंट तो वही होगा। तो मतलब वो आदिवासी में नहीं गिने जाएंगे? कौन? जो जिन लोगों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है। कौन धर्म अपनाया? कौन सा? किसकी बात कर रहे हैं आप? बताइए तो सही। आप ओपन करिए ना, तो मैं जवाब देता हूँ आपको। मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। क्यों रखे हुए हैं? वो पूछ रहे हैं कि क्रिश्चियन हो गए, उनका क्या करेंगे? क्रिश्चियन आदिवासी नहीं है क्या? जिन्होंने अपना परंपरा छोड़ दिया, अपना परंपरा जिन्होंने छोड़ दिया, उन्हें भी मानते हैं क्या? तो लगातार यही करते रही, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मध्य के नाम पर। आप ही अब जाति जनगणना को लेकर खुशी मना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यही करती रही। जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, जातीय जनगणना का तो राष्ट्रीय जनता दल लगातार, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया कि लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसका डिमांड करते रहे। लोकसभा से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने के लगातार किया है। इन लोगों ने एक डेलीगेट्स भी जाकर के मिलने का काम किया, और आज लागू हो गया। कैबिनेट से पास हुआ तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कहाँ दिक्कत है?
स्वागत कर रहे हैं उनका। तो परेशानी लेकिन कहाँ अभी है? आंसू के साथी जो बोल रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल जो कर रहा है, तो आंसू ये किया वो किया, सुदेश जी के नेतृत्व में जनता ने नकारने का काम किया। जनता ने किसको नकार दिया आप देखिए ना। आप राष्ट्रीय जनता दल तो 1 से 4 हो गया, आप कहां से कहां चले गए वो देखिए ना। आप राष्ट्रीय जनता दल को क्यों कोसते हैं? अब आपके सुदेश महतो जी के रहते, जब वो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में मिल करके, आंसू भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब 27% स्वयं वो ओबीसी में आते हैं, जब वो आरक्षण कम हो रहा था तो सुदेश जी क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे क्या? आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर, चैनल में बैठ के तो बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं मनोज जी, लेकिन सतह पे अब क्या बात? अरे जनता नकार दिया, मनोज इसे मत जी, बोलिए। लास्ट पे झारखंड जनता नहीं आपको बनने समाप्त देने कर वाला दिया। है। अरे देखिए, आज इसका जनता जवाब आपको करेंगे। नकार दिया। हम तो आप बता रहे हैं ना। बात नहीं प्रवासी, करिए। ये जो सुदेश जी क्या झारखंड कर रहे हैं? को लास्ट आप में वाले एक जवाब पार्टी इस दीजिए। तरह से बात एक करेंगे, जवाब आप दे रहे हैं ना कि झारखंड के लोगों के बारे में बोलेंगे, झारखंड के मौलिक अधिकारों के बारे में बोलेंगे, इस तरह से बात प्रवासी इसका जवाब दीजिए ना। आप प्रवासी। बोले कि सुदेश जी क्या कर रहे थे जब पिछड़ों का आरक्षण 27% से 14% कर दिया गया, तो सुदेश जी क्या कर रहे थे? हमारा आप पार्टी बताइए का, ना। ठीक है, आरक्षण तो बात का मुद्दा है, जनगणना पर लौटिए ना। कोई स्पष्ट मूलवासियों जी, जनगणना पर लौटिए, आरक्षण तो बाद में देखा जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उस आधार पर ना आरक्षण तय होगा। मनोज जी, आरक्षण दिए, आप क्या बात करते हैं साहब? लास्ट में झारखंड नहीं बनने देने वाला पार्टी आज बोला जाए इस तरह से चौकड़ी बना के, इसी के लिए तो बताया जाएगा। परवाज जी तुरंत लौट रहे हैं आपके पास, बात पूरी कर लेने दे डॉक्टर मनोज को। डॉक्टर मनोज जी बात पूरी करें अपनी। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आप ही बोल रहे थे कि आरक्षण को लेकर हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो सवाल मैं पूछ तो रहे हैं बोल आपसे। रहा हूँ, मैं तो बोल दिया, बीच में टपक जाते हैं, ये भी बोलेंगे तो मैं टपक जाऊंगा। नहीं नहीं, अपनी फिर आप बात डिस्टर्ब पूरी दोनों का करें, होगा आप बात पूरी करें अपनी। ना, बात पूरी हो गई। चलिए बात पूरी हो गई। परवाज जी अपनी बात रखिए। नहीं, आयुष स्पष्ट है, आ रहे हैं शांति स्पष्ट है ये इनजस्टिस कि इनको आज भी है। माननीय अध्यक्ष जब 25 साल में जब विधायक बने थे ना, उनको मंत्री का ऑफर इनके पार्टी अध्यक्ष ने दिया था और उनको नकार के वो झारखंड राज्य के लिए मांग किए थे। झारखंड राज्य में जब झारखंड जब बन गया, जो इनके पार्टी अध्यक्ष बोलते थे लास्ट पे मेरी झारखंड बनेगा, और उन्हें सिद्ध कर दिया वो 25 साल के युवा ने कि झारखंड हम लेके रहेंगे। आज इस तरह से अनर्गल बात करते हैं। अरे माननीय अध्यक्ष हर एक जगह पे देखिएगा, वो आरक्षण के सपोर्ट पे हमेशा हर एक जगह पे सार्वजनिक बोले हैं कि मूलवासियों को 73% आरक्षण मिलना चाहिए, बोलने से महिलाओं को 50% घटाया क्यों ना? महिलाओं को 50% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया था। लास्ट पे डॉक्टर मनोज क्या? डॉक्टर मनोज आपको समय दिया गया बोलने के लिए। 25 साल का डॉक्टर मनोज हो गया कि झारखंड तो कैसे हम लेके रहेंगे और झारखंड लेके दिखाया। डॉक्टर मनोज आपको पूरा वक्त दिया गया बोलने के लिए। इनको उसी बात का दर्द है। आप क्या आज भी कर रहे इनको थे? उसी बात का डॉक्टर दर्द है मनोज, ना। आपको आज भी वक्त इनको दिया उसी गया बात बोलने का के लिए, दर्द फिर है लौटेंगे कि आपके कैसे पास, पूरा 25 समय साल दिया का जाएगा। नौजवान झारखंड जी। ले लिया, उनके लास्ट पे राजनीति करने वाले पे आज भी दर्द मनोज जी का झलक रहा है। मनोज जी बोल रहे हैं ना कि हम 1 से 4 हो गए। अरे 4 तो हो गए, किस तरह से आप धूल झोंक के 4 हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस जो लाठी बरसाती थी, जो जेएमएम जो आंदोलन को बेचती थी, जो आरजेडी जो लास्ट पे झारखंड नहीं बनना देना चाहती थी, ये तीनों जब मिल गए ना झारखंड की जनता को धूल झोंके। क्या धूल झोंके? हम नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे, हम नियुक्ति पत्र देंगे, हम लाखों युवाओं को देंगे। ये सब भ्रम फैला के सत्ता पे तो आ गए। सत्ता पे आने के बाद ही आप देखिएगा कि आज ही झारखंड के लोग छले हुए महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से इनका स्थिति है, आप देखिए ना किस तरह से खनन का लूट हो रहा है, किस तरह से बालू का लूट हो रहा है। लालू जी बोले थे ना कि झारखंड अलग हो जाएगा तो बिहार में क्या रहेगा? बालू ही रहेगा। देखिए अब झारखंड से किस तरह से बालू ये लूट खसोट रहे हैं। इसी के लिए बोले ना, सत्ता के मद में चूर है, चूर रहने दीजिए साहब। लोकतंत्र का फिर आएगा पर्व और उसके बाद जनता आपसे सवाल पूछेगी। चलिए जवाब ले लेते हैं। शांतनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि हम टाइमलाइन क्यों मांग रहे हैं। इसलिए कि जो भाजपा की सरकार है, ये सत्ता में आने से पहले और सत्ता में लगातार इन्होंने कई घोषणाएं किए, कई वादे किए, वो वादे पूरा नहीं हुए। आप भी जानते, देश की जनता भी जानती है। हमको इनसे टाइमलाइन इसलिए चाहिए कि कल दिन इनके कोई नेता ये नहीं कह दें कि ये जुमला था। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कैबिनेट की मुहर लगी है, कोई पार्टी का घोषणा पत्र नहीं था। मेरी बात आप समझिए कि ये जुमला था, हम पर विश्वास, हमें विश्वास नहीं है। ये टाइमलाइन कर दे, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम कर दे, उसका किस तरीके से होगा ये हमको बता दे। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे कि आरक्षण की सीमा आपने नहीं दिया, हमने दिया है। हम आजसू के साथी से जानना चाहते हैं कि जिस समय
झारखंड के कैबिनेट में 27% का आरक्षण घटाया गया, तो क्या इनके मंत्री ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये कहते हैं हमारा स्टैंड अलग है, बाहर में आके जनता के बीच में कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड अलग है, लेकिन भाजपा के साथ वो साइन करते हैं, वो जाकर के, और वहां पे उस समय सरकार से बाहर नहीं आते, उस समय वो विरोध नहीं करते, स्थानीयता की बात करते हैं, और जब भाजपा स्थानीयता को परिभाषित करती है तो आप उसके साथ रहते हैं, और उसके बाद फिर आप रोड पे जाकर आप कैसे परिभाषित करते हैं, बताएं कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित? अब उसके आपने दूसरा प्रश्न पूछा था आदिवासियों से संबंधित। आदिवासी चाहे सरना हो चाहे क्रिश्चियन हो, इस देश का आदिवासी आदिवासी है, और वो सबकी जनगणना एक होनी चाहिए, चाहे किसी की भी सभ्यता को मान ले, वो अपने सभ्यता को भूल जाए, आदिवासी आदिवासी है, आपका ये कहना है? आदिवासियों की एक पहचान है और उस पहचान को नहीं मिटाया जाए। इसके पहले भी आरएसएस और भाजपा के लोग आदिवासियों की क्या पहचान को बांटने का स्पष्ट जवाब, अब देखिए, अब स्पष्ट जवाब आपसे जानना चाहते हैं, आदिवासियों की क्या पहचान है? प्रकृति की पूजा, हाँ या ना? बिल्कुल। और जो प्रकृति की पूजा छोड़कर किसी अन्य धर्म में उस धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने लगे, तो क्या मानते हैं कि अभी भी सभ्यता? बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर परंपरागत तौर पे पूजा नहीं करती? कौन सी ऐसी पूजा है जो गांव में हो रही जो परंपरागत तरीके से? मैं तो ये तक कह रहा हूं कि यहाँ पर आदिवासियों के अलावा भी लोग जो गांव में रह रहे हैं उन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश में जो जितने भी आदिवासी हैं वो एक है, उनको नहीं बांटना चाहिए। कांग्रेस का स्पष्ट इसमें नजरिया है कि जो आदिवासी है वो एक है, और आदिवासियों के साथ आदिवासियों में भी है मुंडा है, तमाम तरह के उनके भी समुदाय आप कहते हैं कि नहीं बांटना चाहिए, बांट नहीं रहा है, ये फैक्ट है, इसको समझना होगा। एक समस्या है, वो एक तरीके से रहे हैं और उनके सारे चीजों को एक तरीके से, एक नजरिए से देखा जाना चाहिए, आदिवासियों को नहीं बांटने देना। चलिए, तो फिर आप क्यों कह रहे थे? आपकी ही सरकार ने कहा था ना कि सरना धर्म कोड आएगा तो अब पूरी तरह से परेशानी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हम सरना धर्म कोड के पक्ष में है, हमारी घोषणा पत्र में हमने लिख के दिया। अभी आप बात कर रहे थे हमारी मंशा की, 2 मार्च 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस देश के प्रधानमंत्री को खत लिखा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि 2 साल तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया, 2 साल तक केंद्र की सरकार उस पर चुप क्यों बैठी रही, और आज जब दबाव बना है तो आनन फानन में आप इसका घोषणा करते हैं, कैबिनेट में रातों रात चुपचाप करते हैं कि हम इसको दे रहे हैं। चलिए, तो दबाव के कारण यह फैसला लिया गया। प्रतुल जी लौटेंगे आपके पास। निश्चित तौर पर कई और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, खास तौर पर अगर बात कर लिया जाए जाति आधारित गणना को लेकर, और साथ ही अभी मौजूदा वक्त में एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण उठाया गया है इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। आज राजधानी रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, और इसमें बतौर मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए। जातिगत जनगणना को लेकर भी सवाल उठाए गए, और साथ ही सवाल उठाया गया है पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसको लेकर हम तमाम सवालों के जवाब ले रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से भी कई राय दिए गए हैं। हम रुख करते हैं प्रतुल शाहदेव जी का। प्रतुल जी, देखिए, जाति जनगणना को लेकर हमने बहुत बातचीत की, लेकिन आज जो इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल उठाया गया है, अभी देश किसी और मूड में है, बदला लेने के मूड में, लेकिन यह भी पूछा गया है कि इतनी देरी बदला लेने में क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, इस प्रश्न में आने से पहले बस मैं 20-25 सेकंड जी बिल्कुल। देखिए, इनका कहना था जातीय जनगणना पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 2023 में पत्र लिखा। भाई 2 वर्ष पत्र को हो गए। जब ये सत्ता के बाहर रहते हैं तो पत्र लिखते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो मंडल कमीशन पिछड़ों को आरक्षण देने वाला जो बिल था उसको, या जो भी रिकमेंडेशन था उसको दबा देते हैं। जब ये सत्ता के बाहर जाते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राजीव गांधी पॉइंट बाई पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध करते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो 2013 में इनके आदिवासी कल्याण मंत्री कहते हैं सरना धर्म कोड हम नहीं दे सकते, वी किशोर चंद्र देव अव्यवहारिक है, वो नहीं देते हैं। और उसके बाद जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो कहते हैं सरना धर्म कोड। साहब, बाबा कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक में, मुझे लगता है 67-68 में, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था कि जो रिजर्वेशन है उससे क्रिश्चियंस, जो जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उनको हटाया जाए। आदिवासियों के बारे में उन्होंने कहा था क्योंकि यही तबका सबसे ज्यादा खा जाता है। क्रिश्चियंस के बारे में उनकी ये थी। इस पर इंदिरा गांधी जी ने 1970 में जब स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये बिल सदन में पटल में पेश हुआ तो व्हिप जारी किया कि इस प्राइवेट मेंबर्स बिल को गिराना है, और उसके बाद ये बिल को पेश नहीं होने दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इनका साथ रहा है जो परंपरागत तरीके से अपनी परंपरा को जिंदा रखते हैं। साहब, कौन सा धर्मांतरित आदिवासी अभी भी अपनी परंपरा की रक्षा कर रहा है? जरा ये तो देखने वाली बात है साहब। शादी होती है आदिवासी परंपरा के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, और कहाँ शादी होती है चर्च में, कहाँ बच्चों को
पवित्र अपने धर्म के हिसाब से आदिवासी अपना उसका संस्कार करते हैं और कहाँ क्रिश्चियंस बैप्टिज्म करते हैं, कहाँ डेथ के बाद आपको दफनाया जाता है, फादर आते हैं, पानी छिड़का जाता है, और कहाँ इनका अपना सरना के हिसाब से इनको दफनाया जाता है। तो सबकी पद्धति बदल जाती है। आयुष लौटते हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बयान दिया बड़ा आपत्तिजनक था। मैंने पहले भी कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब बोलना शुरू किया तो लगा था कि आज खड़ग निकलेगा और पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा, लेकिन ये क्या साहब, जब देश गंभीर संकट से जूझ रहा है तो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के फेलियर पर प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी की मंशा ही ठीक नहीं है, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। तमाम तरह की चीजें, जब देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। देखिए देश के दो सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स थे, एक 26/11 का मुंबई हमला, जब 10 पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 4 दिन तक मुंबई सिटी को हॉस्टेज रखा था, और उसके दूसरा सबसे बड़ा जो था वो था जिस समय प्रधानमंत्री आवास के भीतर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। इनसे दो सबसे बड़े ज्यादा सिक्योरिटी लैप्सेस कभी नहीं हुए, लेकिन देश के हालात के समय हम लोगों ने कभी प्रश्न नहीं किया। हम सरकार के साथ खड़े रहे, हमने कहा कि पहले अपना प्रॉब्लम हम बाद में निपटेंगे, पहले देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। पहलगाम में इनके नेताओं के बयान, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या क्या, तमाम कांग्रेस नेताओं ने क्या क्या कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंटेलिजेंस फेलियर साहब, केंद्रीय सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया है कि भाई जो भी हुई हम इस पे जांच करेंगे, लेकिन ये समय वापस बदला लेने का है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मिट्टी में मिला देंगे, ये कहते साहब 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, आप क्या चाहते हैं? सेना को खुली छूट दी गई है, समय भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे, तिथि भी हम तय करेंगे, लेकिन आपको तैयारी का समय देना होगा। पाकिस्तान के जिस समय इंदिरा गांधी जी ने लड़ाई को ऑर्डर किया था तो उस समय मानेकशॉ ने उनको विरोध किया था, और सोल्जर्स डायरी में लिखा था कि मैंने 6 महीने का समय मांगा प्राइम मिनिस्टर से कि आर्मी को तैयारी के लिए चाहिए। इतना समय हमें नहीं चाहिए, लेकिन समय तो हम चूज करेंगे और जवाब देंगे आतंकियों को। लेकिन जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी क्वेश्चंस उठा रही है साहब कि नहीं इंटेलिजेंस जवाब ले लेते और इनके नेता जो हैं कहते हैं, आपने देखा मसूद का क्या बयान था, वही इमरान मसूद जो कहते थे मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इमरान मसूद का बयान था बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने बड़ी सफलता अर्जित की, 2 पाकिस्तानी मच्छरों को मार के हमारे फाइटर जेट आ गए। आप कहेंगे तो मैं पॉडकास्ट का वो आपको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा, मैं भी ऐसे बोल, विषाक्त बोल, और कांग्रेस को कार्रवाई नहीं कर रही है। साफ है आज भी अपीजमेंट की राजनीति, आज भी तुष्टीकरण की राजनीति इन पर देश हित से भारी है। चलिए जवाब दीजिए शांतनु जी। देखिए निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उस पर हमारा संदेह होता है कि वो कितने गंभीर है इस मसले पर। वो विदेश का दौरा रद्द करके आते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी हमले के लिए हमने दौरा रद्द किया, लेकिन जब हम देखते हैं जमीन पर तो वो पटना में घूम रहे होते हैं, सभाओं में रहते हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। चुनावी सभा नहीं, सरकारी कार्यक्रम थी, ठीक है, वो सभाओं में है और वहां जाकर घूम रहे हैं। वो पुलवामा पे जा नहीं सकते, वो पहलगाम नहीं जा सकते, लेकिन वहां जा रहे हैं। अदानी के पोर्ट को, अच्छा चलिए पोर्ट कहने एक जवाब दे, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था कोई आतंकी हमला हुआ और गृह मंत्री? मेरी बात को नहीं, पहली मेरी बात को मुझे कहने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे कहने दीजिए, उसके बाद आप क्यों सवाल कीजिएगा? आपको कॉल लेना है। देखिए मेरी बात आप समझिए, सुनिए पहले सुनिए शांतनु जी, शांतनु जी प्रधानमंत्री की मंशा पहले सुन लीजिए, दिखती नहीं है कि वो इस पर गंभीर है। और दूसरी सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए पहले, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था कि आतंकी हमला हुआ हो 24 घंटे के भीतर गृह मंत्री उस घटनास्थल पर पहुंच गए? कांग्रेस के कालखंड में कब हुआ था? 4 घंटे के अंदर। सुनिए, और उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, इसी देश में देना पड़ा है, और आज कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार है। जब हम मुंबई हमले में हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और आज गृह मंत्री आपके कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपके प्रधानमंत्री और मतलब आप इस्तीफा मांग रहे, बदला नहीं, उनको आना चाहिए था। शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा, और आपके कपड़े बदलने के लिए। अरे आप कपड़े बदल, आपके प्रधानमंत्री और पार्टी मीटिंग्स में नहीं आते हैं, जल्दी पूरी और वहां पर आपके मंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर है तो कार्रवाई क्या हो रही है? जो भी सवाल आज हमारे नेता ने उठाया है वो जनता की बात है। पहले आतंकवाद पर कार्रवाई हो कि अपने अधिकारियों पर हो? आतंकवाद पे कार्रवाई हो, पूरा देश साथ है। जो भी सरकार करना चाहेगी पूरा विपक्ष उनको पूरा समर्थन देगा, और हमने ये पहले दिन ही कहा, राहुल जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा, पूरा विपक्ष इस बात को कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कहा है? प्रधानमंत्री तो नेता प्रतिपक्ष से बात नहीं कर रहे, विपक्षी दलों से बात नहीं करना चाहते। 5 बड़े फैसले लिए गए, गंभीर मसले पर भी उनका ईगो ऐसा है कि वो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। अदानी के इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं। गंभीर मामला है और उनको 5 जो बड़े फैसले लिए गए किसने लिए? आप ही बता दीजिए। क्या बोले?
5 जो बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए, किसने लिए ये फैसले? क्या कांग्रेस ने प्रधानमंत्री लिए का रोल नहीं है इसमें? कांग्रेस ने। अरे भाई मेरे, आज आपने क्या 5 बड़े फैसले लिए? हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। आपने क्या किया है बताएं? हमने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया है। आज चाहती है भाजपा, पूरा विपक्ष एक साथ है, कर दे पाकिस्तान के टुकड़े, कर दे स्ट्राइक उस पर। सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप क्यों नहीं कर रहे अभी तक? और प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के साथ बात क्यों नहीं कर रहे? शांतनु जी, प्रतुल जल्दी बात पूरी करें। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से मिलते जुलते व्यक्ति की आकृति डालता है, सर तन से जुदा लिखकर और उसी मोटिव के साथ, और पाकिस्तान के बड़े नेता जो हैं सत्ताधारी दल के, उसको कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और बाद में मजबूरन हटाना पड़ता है, शर्मनाक स्थितियों के डिलीट करना पड़ता है। तो कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान परस्तों के साथ है। क्यों इनके नेता मसूद कहते हैं कि हम मच्छर मारकर आए थे बालकोट से? क्यों सैफुद्दीन सोच कहते हैं कि पाकिस्तान भला देश है, उससे बात कीजिए? क्यों कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि नहीं साहब इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है? क्यों इनके कांग्रेस के विधायक कहते हैं विजय कि साहब कोई आतंकी का धर्म पूछकर गोली मारे, इतना समय नहीं होता? तो कांग्रेस के जो दामाद जी हैं वो कहते हैं मुसलमान और हिंदू का इसलिए फीलिंग हुआ, आतंकियों ने इसलिए हिंदुओं को चुनकर मारा क्योंकि मुस्लिम देश में असुरक्षित है। और असुरक्षित होने की क्या परिभाषा है आयुष? कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। रॉबर्ट वाड्रा की निंदा की कांग्रेस ने। रॉबर्ट वाड्रा तो चमत्कारी पुरुष है ना, जमीन लेते हैं और उसके बाद जमीन का नीचे बदल जाता है। डॉक्टर मनोज प्रभास खान जी हमारे पास, हमारे साथ हैं। प्रतुल जी, नेशनल असेंबली में कांग्रेस के नेताओं के बयान की जवाब दीजिएगा। आपके सहयोगी दल के डॉक्टर मनोज हमारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल, आप इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। प्रतुल जी डिबेट की मर्यादा रखिए। प्रतुल जी, शांतनु जी आपसे जवाब जी। एक फाइनल लाइन, राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 हटाते समय कहा था, जिस समय हटा था, कि कश्मीर में अशांति और युद्ध होगा। और पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन ने वो पत्र लिखा यूएनओ में और राहुल गांधी को कोट किया और कहा प्रतिपक्ष के एक बड़े नेता है, वो कह रहे 370 हटने से अशांति हो जाएगी। चलिए, तो क्यों कश्मीर में और क्यों पाकिस्तान में जो डिस्कशन हो रहा है नेशनल असेंबली में, कांग्रेस के नेताओं के बयान में रॉबर्ट वाड्रा डिस्कस हुआ, सैफुद्दीन सोच डिस्कस हुए। तो हम ये नहीं कहते कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ। हम एक सवाल इनसे पूछना चाहते हैं, जल्दी कि प्रधानमंत्री को पहलगाम जाना चाहिए था, पहलगाम जाना चाहिए था। शांतनु जी चलिए, बिल्कुल आएंगे आपके पास शांतनु जी। चलिए, आपने एक ही प्रश्न को दोबारा पूछा है तो ठीक है, इस सवाल का जवाब जाना चाहिए था या केरल जाना चाहिए था? डॉक्टर मनोज, चौकीदार डॉक्टर मनोज, किसके चौकीदार हैं? शांतनु जी बिल्कुल निकाल लेंगे, आएंगे आपके पास जवाब लेने। मुसलमान प्रतुल जी, चौकीदार है, तमाम प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, तमाम प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शांतनु जी, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया है, बदले में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाया गया है, और सवाल यह उठाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम क्यों गए थे। यह विषय इस वक्त उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह विषय है कि बदला कैसे लेना है, आतंकवाद का खात्मा कैसे करना है, और आतंकवाद की जो भूमि है उस भूमि को कैसे नेस्तनाबूद करना है, इस पर चर्चा है। आज राजधानी रांची में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है केंद्र सरकार पर, और सवाल यह है कि पाकिस्तान या फिर आतंकवाद से बदला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। बिना वक्त गवाए राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं डॉक्टर मनोज, जो सवाल उठाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, क्या यह वक्त नहीं है कि केंद्र सरकार को यह कहा जाए विपक्ष की ओर से कि आप रणनीति बनाइए, मजबूत रणनीति बनाइए, थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन इस बार आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। लेकिन आप लोग समय पर ही सवाल उठा रहे हैं। घटी काफी दर्दनाक, खतरनाक और मतलब मारमात करने वाली घटना। बिल्कुल, और देश के साथ साथ देश के तमाम वासी, तमाम जो जनमानस है, जितने विपक्ष के नेता हैं, सभी इस घटना से मारमात है और सभी लोग चाहते हैं कि कोई कठोर कार्रवाई हो और आतंकवादी और उग्रवादी जो भी शब्द है उसको समाप्त किया जाए। और सारे विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके साथ खड़ा है कि भाई आप आगे बढ़िए, कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। तो कहाँ इसमें दिक्कत है? सारे लोग चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई हो, देश से उग्रवाद समाप्त हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ी हड़बड़ाहट में जरूर दिख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हड़बड़ाहट की बात नहीं है, बीतते जा रहे हैं, धीरे धीरे
दिन व्यतीत होते जा रहा है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। अभी तो मीटिंग, सीटिंग और क्या कूटनीतिक कार्रवाई आपको कठोर कार्रवाई नहीं लगती है? कूटनीति सही बात है, देश हित में जो उचित हो वही होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि जाके बस शुरू हो जाइए, कूटनीति के तहत ही हो, लेकिन जल्दबाजी में हो। चूंकि जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या हुई, सोचिए उनके परिवार का बिल्कुल क्या बिल्कुल स्थिति होगा। ये गम, ये उनकी पीड़ा कोई नहीं बांट सकता, कोई बांट नहीं सकता। इसका जवाबदेह कौन है? कौन जवाबदेही लेगा इसका? केंद्र सरकार ने कहा ना कि चूक हुई है जी, तो चूक हुई है, अब तो स्वीकार कर रहे हैं। कैसे चूक हुई? चलिए ये भी ढूंढा जाएगा, इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, फोर्स नहीं, वक्त की पाबंदी है डॉक्टर मनोज जी, लेकिन यह बहुत गंभीर संवेदनशील मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर पार्टी से उठ करके, देश हित से बड़ा कुछ नहीं है, हित से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, देश हित में काम करना चाहिए। शांतनु जी आएंगे आपके पास, प्रभास खान जी के पास चलते हैं। प्रभास जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जो इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है केंद्र सरकार पर टाइमिंग को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई है और कार्रवाई करनी होगी, लेकिन पहले कार्रवाई तो उन पर करें ना जो आतंकवाद के मुख्य सरगना है या फिर आतंकवादियों को जिन्होंने पनाह दिया है। देरी क्यों हो रही है, ये पूछा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। जब देश पे विपत्ति आता है आयुष, अगर देश के दुश्मन आप पे आंख ततरते हैं ना, तो सत्ता और विपक्ष नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ देश एक भारत एक मुट्ठी की तरह होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए एक पक्षी की आंख की तरह कि जो आतंकवाद का जो कोड़ है उसको कैसे हम समाप्त किया जाए। ये विपक्ष अगर अपने आप को बार बार सोचते हैं कि हमको विपक्ष का कुर्सी मिल गया, अब विपक्ष का भूमिका हम बना रहे हैं और कोई भी बात करके अगर कोई भी मुद्दा बना रहे हैं, तो आप अपने देश को कमज़ोर करने की प्रयास कर रहे हैं, जिससे इसको बचना चाहिए था। देखिए आप भारत सरकार का कल देखिए मॉक ड्रिल भी है, इसमें चाहिए था कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, आप अच्छा स्ट्रांग बात बताइए ना कि हाँ कूटनीति राजनीति इस पे चर्चा कीजिए कि कैसे और हम उसके दुश्मन देश को कैसे हम ये वक्त है राय सुझाव का, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। अपने में आप सवाल उठा के कहीं ना कहीं आप अपने आप, चलिए निश्चित तौर पर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर पेश होना चाहिए जो इतिहास में। जी प्रभास जी, आखिरी लाइन। आरजेडी के साथी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी, हम तो ये चाहेंगे कि आप ही के पैनल से आज बोल दें कि एक झारखंड की बड़ी जो आबादी ओबीसी आबादी है उनसे माफी मांग ले, क्यों पंचायत चुनाव में उन्हें नेतृत्व विहीन कर दिया गया। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पर देखिए, जातिगत जनगणना हो, पाकिस्तान या फिर आतंकवाद से बदला लेना हो और इंटेलिजेंस फेलियर हो, ये तमाम सवालों को लेकर जवाब मांगे जा रहे हैं। और जवाब किसने मांगा है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। पहले अभी प्रायोरिटी जो सबसे पहले सामने आ रही है वो ये है कि आतंकवाद को कैसे जड़ से खत्म करना है। देश मजबूती से लड़ने को तैयार है और इसी का परिणाम है कि अब धीरे धीरे एक्शन साफ तौर पर नजर आने लगे हैं, रणनीतियां, तैयारियां दिखने लगी है। तो निश्चित तौर पर पूरा देश इस वक्त एक साथ खड़ा रहे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे को चलना है। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, अपना बेशकीमती समय हमें दिया और अपनी बातों को इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर रखा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।